नमस्कार दोस्तों। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को पूरी तरह रोक दिया है। नॉट बिकॉज देर इज नो नीड फॉर इक्विटी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि करंट ड्राफ्ट में फंडामेंटल लीगल प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कहा गया है, क्यों रोक दिया गया है और आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर स्टे दिया है और कहा है कि ये नियम अभी लागू नहीं होंगे और फिलहाल यूजीसी की 2012 की रेगुलेशंस ही पूरी तरह लागू रहेंगी। बेंच ने स्पष्ट कहा है कि यह फैसला प्राइमा फेसी वेग है, मिसयूज के लिए ससेप्टेबल है और अगर बिना रिव्यू लागू किया गया तो सोसाइटल डिवीजन का खतरा हो सकता है। बेंच ने सेंटर और यूजीसी को नोटिस जारी किया और कहा है कि यह मामला 19 मार्च 2026 तक हियरिंग के लिए रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की माने तो मुख्य लीगल प्रॉब्लम यह है कि सेक्शन 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को नैरोली डिफाइन किया गया है। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ओनली अगेंस्ट SC, ST एंड OBCs, जबकि सेक्शन 3E में डिस्क्रिमिनेशन को ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, जिनमें रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ आदि शामिल है। इस इनकंसिस्टेंसी से कोर्ट को बड़ा डाउट है कि यह ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं। यहां मैं एक लाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, वह यह कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही यही होता है कि जो ऊपर है वह नीचे वाली जाति से डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब यदि इसमें जनरल को भी जोड़ देंगे तो वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ही रह जाएगा, फिर तो वह नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। उदाहरण के लिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव बहुत ही वेग शब्द हो जाता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लिखा जाता है और इसीलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को 3C और डिस्क्रिमिनेशन को 3E मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूसिव बनाया गया था। दूसरी और सबसे अहम बात कि जिसने कास्ट बनाई है और कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर बैठा है वह खुद के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगा ना। इसलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन को स्पष्ट रूप से अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो यह कोई अस्पष्ट परिभाषा नहीं है। और मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि यह बोलकर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, क्योंकि स्टे ऑर्डर तो मुझे भी स्वीकार है। उस जजमेंट का अस्वीकरण अवमानना हो सकता था, लेकिन मैं तो बस सही परिभाषा और शब्दों को एग्जाम्पल्स के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के आर्गुमेंट के आधार पर कहा है कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन एसिमेट्रिक प्रोटेक्शन दे, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों को रिड्रेसल मैकेनिज्म से बाहर रखे, तो यह आर्टिकल 14 दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के खिलाफ जा सकता है। अब ऐसे में यदि देश के तमाम प्रोटेक्टिव लॉज एंड बिल्स की बात करें जिनके इंटेंट पर सोशल जस्टिस होता है, वे अफर्मेटिव एक्शंस की तरह लाए और लागू भी किए जाते हैं और वे एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी के लिए होते हैं, साथ ही आर्टिकल 14 के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसा मैं नहीं, बल्कि भारत के संविधान का आर्टिकल 14 ही कहता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की ही वर्डिक्ट्स हैं जो कहती हैं कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। और इन्हीं सब के एग्जांपल्स हैं देश में चल रहे तमाम तरह के रिजर्वेशन, जिनका हालिया उदाहरण है EWS रिजर्वेशन एंड विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। अब ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस को परमानेंटली स्ट्राइक डाउन नहीं किया, बल्कि उनको स्टे में रखा है। और स्टे इसलिए दिया गया है ताकि एक एक्सपर्ट कमेटी इन डेफिनेशंस और लैंग्वेज को रिव्यू करे और बताए कि क्या डेफिनेशंस संवैधानिक रूप से वैलिड है, क्या ऑल स्टेक होल्डर्स को इक्विटेबल प्रोटेक्शन मिल रही है, क्या वेगनेस और मिसयूज के रिस्क हैं। बेंच ने यह भी कहा है कि अगर डेफिनेशंस स्पष्ट नहीं रहती तो यह रूल्स मिसयूज के लिए ओपन होंगे और सोशल यूनिटी एंड पीस को रिस्क में डाल सकते हैं। इसलिए बेंच ने खुद ही सुझाव दिया है कि एक्सपर्ट से लैंग्वेज को मॉड्यूलेट कराया जाए ताकि क्लियरिटी आए और मिसयूज ना हो। अब लीगल प्रोसेस यह होगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। यह कमेटी लैंग्वेज, डेफिनेशंस और प्रोसीजरल सेफगार्ड को रिव्यू करेगी ताकि सभी को फेयर प्रोटेक्शन मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग
19 मार्च 2026 को शेड्यूल्ड है और पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर माननीय कोर्ट क्या निर्णय देगा। यह डिसीजन स्ट्रक्चरल चेंजेस और लीगल रोबस्टनेस के लिए है, नॉट अ रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ इक्विटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ। यह वर्डिक्ट एक मैसेज और देता है कि इक्विटी पॉलिसीज जरूरी हैं, लेकिन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड, क्लियर एंड इंक्लूसिव भी होना चाहिए। किसी कैटेगरी को एक्सक्लूड नहीं बल्कि इक्वल प्रोटेक्शन के साथ क्लियरिटी भी देना चाहिए। आगे देखना है कि एक्सपर्ट कमेटी 3C, 3E और बाकी टर्मिनोलॉजी को कैसे डिफाइन करती हैं और क्या फाइनल रेगुलेशंस ज्यादा स्पष्ट और मिसयूज प्रूफ बनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि अभी तक आप हमें सुन रहे हैं तो आपका आभार। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।